हाँ, मुंबई पानी में डूब जाएगी। मुंबई ही नहीं, मुंबई के साथ भारत के कई महत्वपूर्ण शहर जैसे कोची, मैंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, त्रिवेंद्रपुरम और कोलकाता के कुछ महत्वपूर्ण संपत्तियां और सड़क नेटवर्क समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण 2050 तक डूब जाएंगे। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे भारत के शहर क्यों डूबने वाले हैं, कौन कौन से शहर डूबने वाले हैं, विश्व स्तर पर क्या किया जा सकता है और अंत में हम देखेंगे व्यक्तिगत स्तर पर क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्यों डूबने वाले हैं? जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र में स्तर में वृद्धि हो रही है, इसी वजह से डूब जाएंगे। जैसे जैसे वैश्विक तापमान में वृद्धि जारी है, ग्लेशियर और बर्फ की चादरें पिघल रही है, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। इसके अलावा भारी बारिश, तूफान और बाढ़ जैसी चरम मौसम की घटनाएं लगातार और गंभीर होती जा रही है, जिससे तटीय क्षेत्रों के लिए और जोखिम पैदा हो रही है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सदी के अंत तक समुद्र का स्तर 1.1 मीटर तक बढ़ने का अनुमान है। इसका मुंबई के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव होगा, जो भारत की पश्चिमी तट पर स्थित है। हालांकि यह निश्चित रूप से भविष्यवाणी करना मुश्किल है कि क्या मुंबई भविष्य में पानी के नीचे होगी, क्योंकि यह समुद्र के स्तर में वृद्धि की दर, अनुकूलन उपायों की प्रभावशीलता और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के स्तर जैसे विभिन्न कारणों पर निर्भर करता है। हालांकि यह स्पष्ट है कि अन्य तटीय शहरों की तरह मुंबई को भी बाढ़ और अन्य खतरों के लिए जोखिम को कम करने के लिए जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने और अनुकूल बनाने के लिए सक्रिय कदम उठाने की आवश्यकता होगी। अब हम देखेंगे कौन से शहर खतरे में हैं। बढ़ते समुद्र के स्तर के कारण भारत के कई तटीय शहरों में पानी के नीचे रहने या बाढ़ का सामना करने का खतरा है। तो पहला शहर है मुंबई। मुंबई भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक तटीय शहर होने के नाते बाढ़ और समुद्र के स्तर में वृद्धि के लिए अत्यधिक संवेदनशील है। मुंबई समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण तटीय बाढ़ के जोखिम वाले दुनिया के शीर्ष 10 शहरों में से एक है। इसमें दूसरा शहर है कोलकाता, जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। कोलकाता पर भी समुद्र का जल स्तर बढ़ने से जलमग्न होने का खतरा मंडरा रहा है। भारी बारिश और खराब जल निकासी व्यवस्था के कारण शहर पहले से ही बाढ़ के चपेट में है। अगला शहर है चेन्नई, भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित। चेन्नई में बाढ़ और समुद्र के स्तर में वृद्धि का खतरा है। 2015 और 2017 सहित हाल के वर्षों में शहर ने गंभीर बाढ़ का अनुभव किया है। अगला शहर है सूरत। गुजरात का एक शहर सूरत अरब सागर पर स्थित होने के कारण बाढ़ की चपेट में है। समुद्र में बढ़ते जल स्तर और तूफान के बढ़ने से शहर जलमग्न होने का खतरा है। अगला शहर है कोची। केरल के तटीय शहर कोची में भी बाढ़ और समुद्र का जलस्तर बढ़ने का खतरा है। भारी वर्षा और समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण शहर पहले से ही बाढ़ का अनुभव कर चुका है। समुद्र में डूबने का खतरा मैंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, तिरुवनंतपुरम जैसे कई महत्वपूर्ण शहरों पर भी है। बहरहाल यह स्पष्ट है कि दुनिया भर के अन्य तटीय शहरों के साथ साथ इन शहरों को बाढ़ और अन्य खतरों के जोखिम को कम करने के लिए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और अनुकूल बनाने के लिए सक्रिय कदम उठाने की जरूरत है। हम विश्व स्तर पर क्या कर सकते हैं? पहला है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। यह कई उपायों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें नवीकरण ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना, ऊर्जा दक्षता में सुधार करना और परिवहन उद्योग जैसे उत्सर्जन को
कम करना शामिल है। दूसरा है स्थायी भूमि उपयोग प्रथाओं को अपनाना। वनों की कटाई और भूमि उपयोग परिवर्तन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान करता है। वनों की कटाई और कृषि वानिका जैसे स्थायी भूमि उपयोग प्रथाओं को अपनाने से उत्सर्जन को कम करने में मदद मिल सकती है। तीसरा है सपोर्ट क्लीन एनर्जी। नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण और कार्बन कैप्चर और भंडारण जैसी क्लीन एनर्जी का विकास और परिनियोजन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था में संक्रमण का समर्थन करने में मदद कर सकता है। अगला है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को अपनाना। जलवायु परिवर्तन का पहले से ही प्राकृतिक प्रणालियों और मानव समुदायों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है। इन प्रभावों को अपनाना जैसे बुनियादी ढांचे में सुधार, आपदा की तैयारी और जल प्रबंधन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन में जोखिम और लागत को कम करने में मदद मिल सकती है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नीतिगत ढांचे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नीतिगत ढांचे जैसे पेरिस समझौता वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण है। ये ढांचे देशों को उत्सर्जन कम करने, लचीलापन बनाने और सतत विकास का समर्थन करने के लिए मिलकर काम करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों के ये कुछ उदाहरण हैं। जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए व्यक्तियों, व्यवसायों, सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है और यह आने वाले वर्षों के लिए प्राथमिकता बनी रहेगी। मैं व्यक्तिगत रूप से क्या कर सकता हूँ? एक व्यक्ति के रूप में जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए आप कई कदम उठा सकते हैं। अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करें। जलवायु परिवर्तन पर आपके प्रभाव को कम करने का सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना। इसमें ड्राइविंग कम करना, पौधों पर आधारित खाना खाना, अपने घर में ऊर्जा का उपयोग कम करना और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना शामिल हो सकता है। दूसरा है क्लीन एनर्जी यानी स्वच्छ ऊर्जा का समर्थन करना। जलवायु परिवर्तन पर अपने प्रभाव को कम करने का दूसरा तरीका है स्वच्छ ऊर्जा का समर्थन करना। इसमें आपके घर पर सौर पैनल स्थापित करना, हरित ऊर्जा खरीदना या स्थानिक राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा नीतियों का समर्थन करना। तीसरा है कचरे को कम करना। कचरे को कम करने से उत्पादन और परिवहन के लिए आवश्यक सामग्री की मात्रा को कम करके ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद मिल सकती है। इसमें रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग और सिंगल यूज प्लास्टिक को कम करने जैसी क्रियाएं शामिल हो सकती है। अगला है खुद को और दूसरों को शिक्षित करें। जलवायु परिवर्तन एक जटिल मुद्दा है और जागरूकता और समझ बनाने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण उपकरण है। आप खुद को और दूसरों को जलवायु परिवर्तन के कारणों और प्रभावों के बारे में शिक्षित कर सकते हैं। साथ ही इसे दूर करने के लिए किए जा सकने वाली कार्रवाइयों के बारे में भी शिक्षित कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके कुछ सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।